हेलो माय डियर फ्रेंड एंड माय डियर स्टूडेंट, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं आप लोगों को इसमें बीए थर्ड ईयर 6th सेमेस्टर से राजनीति विज्ञान विषय का प्रथम प्रश्न पत्र भारतीय राजनीतिक विचारक पढ़ा रहा हूं और भारतीय राजनीतिक विचारक के अंतर्गत मैं इसमें आपको यूनिट 3 पढ़ा रहा हूं। पिछले वीडियो में मैं आपको यूनिट 3 से ही महादेव गोविंद रानडे के बारे में बताया था। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को सर सैयद अहमद खां के बारे में बताने जा रहा हूं। तो आइए हम सर सैयद अहमद खां के बारे में जानते हैं। सबसे पहले उनके जीवन परिचय के बारे में जान लेते हैं कि सर सैयद अहमद खां कौन थे, उनका जन्म कहाँ हुआ था और उनके भारतीय राजनीति के अंतर्गत सक्रियताएं क्या थी। उसके बाद हम सर सैयद अहमद खां के विचारों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए चलते हैं सर सैयद अहमद खां के जीवन परिचय की तरफ। सर सैयद अहमद खां का जन्म दिल्ली में एक कुलीन परिवार में होता है। इनके परिवार का मुगल दरबार से काफी अच्छा संबंध होता है। इनके दादा मुगल दरबार में उच्च पदाधिकारी होते हैं। तो सर सैयद अहमद खां का जन्म दिल्ली में 27 अक्टूबर 1817 को होता है। क्योंकि इनका परिवार काफी संपन्न होता है, इसलिए अहमद खां की शिक्षा दीक्षा के ऊपर इनके पिता ने और इनके परिवार वालों ने काफी ध्यान दिया था। सर सैयद अहमद खां को कानून की उपाधि एडिनबर्ग विश्वविद्यालय से प्राप्त होती है और यह कानूनवेत्ता बन जाते हैं, विधिवेत्ता भी बन जाते हैं। कानून की जानकारी के साथ साथ सर सैयद अहमद खां को अरबी का ज्ञान था, फारसी का ज्ञान था और गणित का ज्ञान था, चिकित्सा का ज्ञान था। यानी कि सर सैयद अहमद खां विभिन्न क्षेत्र में यह अध्ययन किए थे। विभिन्न क्षेत्रों के बारे में, विभिन्न विषयों के बारे में इनको गहरी जानकारी होती है। जब 22 वर्ष की अवस्था में सर सैयद अहमद खां के पिता की मृत्यु हो जाती है, तो यह ईस्ट इंडिया कंपनी में नौकरी करना शुरू कर देते हैं। यह ईस्ट इंडिया कंपनी में नौकरी इन्होंने शुरू कर दी थी। नौकरी एक क्लर्क की नौकरी, लिपिक की नौकरी, क्लर्क की नौकरी यह शुरू कर देते हैं 22 वर्ष की अवस्था में ही। 1830 में इन्होंने 22 वर्ष की अवस्था में ईस्ट इंडिया कंपनी में नौकरी करनी शुरू कर दी और क्लर्क की नौकरी यह पा जाते हैं और नौकरी करने लगते हैं। फिर 1841 ईस्वी में इनको मैनपुरी में उप न्यायाधीश के पद पर नियुक्त कर दिया जाता है। उप न्यायाधीश के पद पर नियुक्त कर दिया जाता है। क्योंकि यह कानून की पढ़ाई किए होते हैं और कानून के क्षेत्र में जानकारी रखते थे, इसलिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा 1841 में मैनपुरी में उप न्यायाधीश के पद पर नियुक्त कर दिए जाते हैं। नियुक्ति हो जाती है। इस तरह से सर सैयद अहमद खां एक न्यायाधीश के रूप में कार्य करने लगते हैं। पहले क्लर्क के रूप में कार्य करते थे, फिर बाद में जब 1841 में मैनपुरी में उनकी नियुक्ति हो जाती है उप न्यायाधीश के पद पर, तो वह न्यायाधीश के रूप में कार्य करने लगते हैं। फिर सर सैयद अहमद खां को 1846 में इनको दिल्ली में स्थानांतरण कर दिया जाता है। इनका ट्रांसफर कहां कर दिया जाता है? मैनपुरी से ट्रांसफर कहां कर दिया जाता है? दिल्ली में कर दिया जाता है 1846 में, और वह दिल्ली के न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर नियुक्त हो जाते हैं, न्यायाधीश के रूप में कार्य करने लगते हैं। इस तरह से सर सैयद अहमद खां को विभिन्न जगहों पर नियुक्ति दी जाती है। इनका ट्रांसफर विभिन्न जगहों पर किया जाता है। यह एक न्यायाधीश के रूप में कार्यरत होते हैं, इसलिए इनको विभिन्न जगहों पर नियुक्ति दिया जाता है, विभिन्न जगहों पर इनका ट्रांसफर कर दिया जाता है और अंततः यह 1876 ईस्वी में यह न्यायाधीश के पद से सेवानिवृत्त हो जाते हैं। रिटायर हो जाते हैं। यह क्या हो जाते हैं? रिटायर हो जाते हैं। और जब 1876 में यह रिटायर हो जाते हैं, तो रिटायर होने के पश्चात यह विभिन्न सामाजिक गतिविधियों में, राजनीतिक गतिविधियों में कार्य करने लगते हैं। तब खुलकर वह कार्य करने लगते हैं। और 1878 में रिटायर होने के पश्चात 1878 में इनको
इंपीरियल विधान परिषद का सदस्य चुना जाता है। विधान परिषद का सदस्य चुना जाता है इनको। 1878 में इंपीरियल विधान परिषद का इनको सदस्य चुना जाता है। इसके पश्चात यह 1887 से लेकर 1893 तक सर सैयद अहमद खां को उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत का लेफ्टिनेंट गवर्नर भी नियुक्त किया जाता है। यह दो कार्यकाल तक 1887 से 1893 तक उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत के लेफ्टिनेंट गवर्नर भी होते हैं। फिर 1898 में इनकी हृदयाघात से मृत्यु हो जाती है, हार्ट अटैक हो जाता है और सर सैयद अहमद खां की 1898 में मृत्यु हो जाती है। सर सैयद अहमद खां चूंकि एक न्यायाधीश होते हैं, एक अधिकारी होते हैं, वो भी ईस्ट इंडिया कंपनी के, तो इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के साम्राज्य के विस्तार के लिए काफी कुछ कार्य किया। लेकिन वहीं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत में असंतोष व्याप्त हो जाता है और जब असंतोष व्याप्त हो जाता है तो 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम छिड़ जाता है या हम इसको कह सकते हैं कि 1857 में क्रांति हो जाती है। यह क्रांति विविध कारणों से होती है, राजनीतिक कारणों से होती है, सामाजिक कारणों से होती है, धार्मिक कारणों से होती है, आर्थिक कारणों से होती है। और इस क्रांति में दिल्ली से लेकर बिहार का पूरा हिस्सा यानी कि आगरा अवध संयुक्त प्रांत, जिसको हम वर्तमान में उत्तर प्रदेश कहते हैं, दिल्ली से लेकर आगरा अवध संयुक्त प्रांत और बिहार के भागलपुर तक की जितनी रियासतें होती हैं, उन अधिकांश रियासतों के राजा इस क्रांति में कूद पड़ते हैं और उन राजाओं को जनता का समर्थन प्राप्त होता है, सैनिकों का समर्थन प्राप्त होता है। जैसा कि मई 1857 में मंगल पांडे प्रथम क्रांतिकारी होता है जो अपने सार्जेंट, अपने अधिकारी को गोली से उड़ा देता है। वहीं पर सैनिक क्रांति भी छिड़ जाती है। फिर 37वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट को भंग कर दिया जाता है। विभिन्न सैनिक रेजिमेंटों को भंग कर दिया जाता है और इस तरह से सैनिक लामबंद होने लगते हैं। फिर वह क्रांति छिड़ जाती है। इसमें राजा महाराजा भी साथ होते हैं, सामंत भी साथ होते हैं, जनता भी साथ होती है, किसान भी साथ होते हैं, क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबका शोषण किया था, चाहे वह नागरिक हो, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे राजा हो, चाहे सामंत हो, चाहे सैनिक हो। उसने विभिन्न क्षेत्रों का शोषण किया था, विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न तरीके से उसने शोषण किया था और परिणाम यह होता है जो असंतोष लोगों के मन में होता है, लोगों के बीच होता है, यह एक क्रांति के रूप में फूट पड़ती है। तो सर सैयद अहमद खां 1857 की क्रांति में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का साथ देते हैं, यानी कि उन्होंने ब्रिटिश सरकार का सहयोग किया, भरपूर सहयोग किया, और जिसके कारण ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने उन्हें सितारे हिंद की उपाधि प्रदान की थी। 1898 में इनको सितारे हिंद की उपाधि दी गई थी। सितारे हिंद की उपाधि प्रदान की गई थी। सितारे हिंद की उपाधि प्रदान की गई थी 1858 में किसको? सर सैयद अहमद खां को, क्योंकि इन्होंने ब्रिटिश सरकार का काफी सहयोग किया था और इस आंदोलन में उन्होंने मुसलमानों से अपील की थी कि वह सरकार का हर तरह से सहयोग करें और वह सरकार का सहयोग करने के लिए या मुसलमानों को मोटिवेट करने के लिए उन्होंने एक पुस्तक लिखी, द केसेस ऑफ इंडियन रिवोल्ट। 1858 में उसने पुस्तक लिखी, 1858 में एक पुस्तक लिखी, द केसेस, या इसको काजेज भी पढ़ सकते हैं, द काजेज ऑफ इंडियन रिवोल्ट। द काजेज ऑफ इंडियन रिवोल्ट, भारतीय क्रांति के कारण नाम की एक पुस्तक लिखते हैं, जिस पर उन्होंने 1857 की स्वतंत्रता संग्राम या क्रांति पर प्रकाश डालते हैं और वह इस पुस्तक में बताते हैं कि यह क्रांति क्यों हुई थी। और फिर ब्रिटिश सरकार के लिए मुसलमानों के अंदर भक्ति पैदा करने के लिए, भक्ति उत्पन्न करने के लिए उन्होंने एक पुस्तक लिखी, लॉयल मोहम्मडन्स ऑफ इंडिया। लॉयल मोहम्मडन्स ऑफ इंडिया। ये सर सैयद अहमद खां की पुस्तक है, लॉयल मोहम्मडन्स
ऑफ इंडिया, इस पुस्तक में उन्होंने मुसलमानों को प्रेरित किया कि हम ब्रिटिश सरकार की भक्ति कैसे करें और ब्रिटिश सरकार में आस्था जागृत करने के लिए, ब्रिटिश सरकार को सही ठहराने के लिए उन्होंने पुस्तक लिखी और इस पुस्तक में उन्होंने मुसलमानों का ब्रिटिश सरकार के प्रति भक्ति भाव प्रदर्शित किया था और इसीलिए उन्होंने ये पुस्तक लिखी, लॉयल मोहम्मडन्स ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के ईमानदार मुसलमान या कर्तव्यनिष्ठ मुसलमान या समर्पित मुसलमान, किसके प्रति? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रति समर्पित, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रति या समर्पित होते हैं और वह काफी प्रेरित भी करते रहे मुसलमानों को कि वह ब्रिटिश सरकार का सहयोग करें, ब्रिटिश सरकार का साथ दें और ब्रिटिश सरकार बदले में उनको अच्छा पारितोषिक प्रदान करेगी। इस तरह से हम देखते हैं कि सर सैयद अहमद खान 1857 की क्रांति में ब्रिटिश सरकार का सहयोग किया था और उन्होंने मुसलमानों से भी अपील की थी कि वह ब्रिटिश सरकार का सहयोग करें और इसके लिए उन्होंने विभिन्न पुस्तकें लिखी, जैसे द केसेस ऑफ इंडियन रिवोल्ट और दूसरी पुस्तक उन्होंने लिखी मुसलमानों के लिए, लॉयल मोहम्मडन्स ऑफ इंडिया। सर सैयद अहमद खान 1830 में ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की नौकरी करना शुरू कर देते हैं और 1876 में वह रिटायर होते हैं। 1830 से 1876 तक वह ब्रिटिश कंपनी के अधिकारी बने रहे। 1876 तक ब्रिटिश कंपनी के अधिकारी बने रहे, ब्रिटिश कंपनी में विभिन्न पदों पर तैनात रहे। अंततः उनको न्यायाधीश पद पर नियुक्त कर दिया जाता है और न्यायाधीश के पद से ही नियुक्त होते हैं। लेकिन इस दौरान, अपने नौकरी के इस दौरान, अपने सेवा काल के दौरान उन्होंने विभिन्न कार्य किए, यानी कि देश के सामाजिक सुधार के लिए, आर्थिक सुधार के लिए, धार्मिक सुधार के लिए, राजनीतिक सुधार के लिए, शैक्षणिक सुधार के लिए विशेष कार्य किए और उनका शिक्षा में योगदान तो अतुलनीय है। उन्होंने शिक्षा का उत्थान करने के लिए या शिक्षा में पाश्चात्य शिक्षा को समाहित करने के लिए उन्होंने विभिन्न स्कूल और कॉलेज खोलना शुरू कर दिए, क्योंकि वह चाहते थे कि मुसलमान जब तक शिक्षित नहीं होंगे तब तक उनकी गरीबी दूर नहीं होगी, उनकी अज्ञानता दूर नहीं होगा, वह अपना विकास नहीं कर सकते हैं। इसलिए मुसलमानों के बीच शैक्षिक जागृति के लिए उन्होंने विभिन्न स्कूल कॉलेज खोलने शुरू कर दिए। जैसे कि 1864 में सर सैयद अहमद खान ने गाजीपुर में साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की 1864 में गाजीपुर यह दिल्ली के पास पड़ता है। गाजीपुर में 1864 में साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना करते हैं और इसके माध्यम से 1866 में यह अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गजेट का शुभारंभ करते हैं। 1866 में यह अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गजेट का शुभारंभ करते हैं। फिर इनका कार्य यही नहीं रुकता है, यह निरंतर कार्य करते जाते हैं। फिर 24 मई 1875 में यह अलीगढ़ में एक स्कूल खोलते हैं। 24 मई 1875 को सर सैयद अहमद खान अलीगढ़ में एक स्कूल खोलते हैं, मदरसतुल उलूम। और यही मदरसतुल उलूम बाद में चलकर 1920 में यह अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के रूप में रूपांतरित हो जाता है। इसको अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट कर दिया जाता है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट कर दिया जाता है। फिर 1886 में सर सैयद अहमद खान मोहम्मडन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस की स्थापना करते हैं और इसका उद्देश्य होता है मुसलमानों के बीच शैक्षिक प्रचार करना, यानी कि शिक्षा जगाना, उनको शिक्षा के लिए प्रेरित करना। 1888 में इन्होंने फिर सर सैयद अहमद खान 1888 में
इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना करते हैं। एसोसिएशन की स्थापना करते हैं। 1888 में सर सैयद अहमद खान इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना करते हैं। इसका उद्देश्य होता है मुसलमानों के बीच भक्ति भाव प्रदर्शित करना, ब्रिटिश सरकार के प्रति आस्था उत्पन्न करना। फिर 1893 में सर सैयद अहमद खान एक राजनीतिक संगठन स्थापित करते हैं, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल डिफेंस एसोसिएशन। इसका उद्देश्य मोहम्मदन यानी कि मुसलमानों की रक्षा के लिए विभिन्न उपाय निर्धारित करना। तो इस तरह से हम देखते हैं कि सर सैयद अहमद खान अपने विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से, विभिन्न संगठनों के माध्यम से भारतीय राजनीतिक, सामाजिक और शैक्षणिक क्षेत्र में काफी अतुलनीय योगदान दिया। यानी कि भारत के विभिन्न क्षेत्रों में उन्होंने काफी अतुलनीय योगदान दिया। जैसे सामाजिक क्षेत्रों में वह मुस्लिम समाज के बीच वह सुधार करना चाहते थे, जो अनेक प्रकार की कुप्रथाएं थी, कुपरंपराएं थी और अशिक्षा थी, वह इन सभी को दूर करना चाहते थे। और राजनीति में मुसलमानों की एंट्री करना चाहते थे, प्रशासनिक सेवाओं में मुसलमानों की एंट्री करना चाहते थे। इस तरह से सर सैयद अहमद खान विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करते हैं और अंततः इनकी 1898 में मृत्यु हो जाती है। आइए अब हम देखते हैं सर सैयद अहमद खान के राजनीतिक विचार क्या थे। जैसा कि सर सैयद अहमद खान के विचारों को हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक पहले विचार होते हैं 1887 के पूर्व के विचार होते हैं। पहला विचार क्या है? 1887 के पूर्व के विचार या 1887 के पूर्व के विचार। दूसरा 1887 के बाद 1887 के बाद इनके विचारों को हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक 1887 के पूर्व में इनके विचार क्या थे और फिर इनके विचारों में कन्वर्जन हो जाता है। उसी कन्वर्जन को हम 1887 के बाद हम देखते हैं। यानी कि 1887 तक जहां वे सच्चे राष्ट्रवादी होते हैं और हिंदू मुस्लिम एकता को महत्व देते हैं, फिर बाद में धीरे धीरे उनके विचारों में परिवर्तन होने लगता है और 1887 के पश्चात वह प्रतिक्रियावादी बन जाते हैं और हिंदू मुस्लिम पृथकता का बीजारोपण करने लगते हैं। यानी कि हिंदू मुस्लिम के बीच विभाजन की नींव वह तैयार करने लगते हैं। तो इस तरह से सर सैयद अहमद खान के विचार दो भागों में विभाजित हो जाते हैं। सर सैयद अहमद खान जो होते हैं वह शुरू से ही ब्रिटिश इंडिया कंपनी यानी कि जो 1857 की क्रांति होती है, उस क्रांति के समय से ही यह मुसलमानों से अपील करते हैं कि वह ब्रिटिश सरकार का साथ दे। और उन्होंने स्वयं अंग्रेजों का इतना साथ दिया था कि उनको सितारे हिंद की उपाधि से विभूषित किया जाता है। जैसा कि सर सैयद अहमद खान ने एक बार कहा था कि खुदा ने अंग्रेजों को हम पर शासक बनाया है, इसलिए उनसे दोस्ती और संबंध रखने चाहिए और ऐसे साधन काम में लाना चाहिए जिनसे उनका प्रशासन अस्थायी हो और मजबूत हो। तो इस तरह से वह ब्रिटिश सरकार की खुलकर वकालत करते थे, समर्थन करते थे। सर सैयद अहमद खान ने ब्रिटिश सरकार का इतना सहयोग किया था कि जब सर सैयद अहमद खान की मृत्यु होती है तो जॉन स्ट्रेची ने लिखा है, जॉन स्ट्रेची, यह अंग्रेज होता है, जॉन स्ट्रेची ने लिखा है 1898 में जॉन स्ट्रेची लिखते हैं, यह एक ऐसे अंग्रेज का देहावसान है जो एक दूर देश में साम्राज्य निर्माण के कार्य में संलग्न था। तो इस तरह से अंग्रेज भी सर सैयद अहमद खान की काफी प्रशंसक होते हैं, क्योंकि उनका यह मानना होता है कि सर सैयद अहमद खान अंग्रेजी राज्य के या अंग्रेजी साम्राज्य के विस्तार करने में सहायक सिद्ध हो रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि इनके राजनीतिक विचार क्या थे। सबसे पहले हम सर सैयद अहमद खान के ब्रिटिश शासन के प्रति रवैये को जानेंगे, दृष्टिकोण को जानेंगे कि यह ब्रिटिश शासन के प्रति इनका ब्रिटिश शासन के प्रति दृष्टिकोण कैसा था। आइए देखते हैं सर सैयद अहमद खान का ब्रिटिश शासन के प्रति दृष्टिकोण क्या था। इनके विचारों को हम ब्रिटिश शासन के प्रति भक्ति के शीर्षक के अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे। सर सैयद अहमद खान ब्रिटिश शासन के पुजारी थे, वे ब्रिटिश शासन के प्रशंसक होते हैं। जैसे कि जब 1857 की क्रांति हुई थी, 1857 की जब क्रांति हुई थी
तो इस क्रांति में सर सैयद अहमद खान ने काफी ब्रिटिश सरकार का सहयोग दिया था। लेकिन जब 1857 की क्रांति हुई थी तो सैनिकों के द्वारा जब क्रांति का दमन किया जा रहा था तो ब्रिटिश सैनिकों के द्वारा व्यापक पैमाने पर अत्याचार किए जा रहे थे। यानी कि दिल्ली से लेकर पूरा अवध तक इतना नरसंहार किया गया था, इतना अत्याचार किया गया था कि ब्रिटिश सरकार के जो सैनिक होते थे जिस रास्ते से जाते थे उस रास्ते के गांव जला दिए जाते थे। हत्याएं, कत्लेआम तो आम बात हो गई थी। ब्रिटिश सरकार के इस कार्य के बारे में कहा जाता है कि जब रोम जल रहा था तब नीरो बांसुरी बजा रहा था। यानी जब रोम जल रहा था तब नीरो बांसुरी बजा रहा था। तो ब्रिटिश सरकार इतना दमन करती है, इतना अत्याचार करती है कि उसमें वह नहीं देखती है कौन हिंदू है कौन मुसलमान है। जो भी ब्रिटिश सरकार को, जो भी ब्रिटिश सैनिक को मिलते हैं, ब्रिटिश फौजियों को मिलते हैं, सबका दमन करते हुए जाती है। यानी कि दिल्ली में तो कत्ले आम मचा दी थी ब्रिटिश सरकार ने। दिल्ली में जितने भी मुसलमान होते हैं सभी मुसलमानों को खोज के मारा जाने लगता है। ब्रिटिश सरकार दिल्ली में सभी मुसलमानों को खोज कर मारने लगती है, हत्याएं करने लगती है, क्योंकि ब्रिटिश सरकार का यह मानना होता है, अंग्रेज अधिकारियों का यह मानना होता है कि इस क्रांति के लिए मुसलमान ही उत्तरदायी हैं। क्योंकि दिल्ली में उस समय बादशाह कौन था? बहादुर शाह जफर थे। तो इसलिए वह मुसलमानों से नफरत करने लगती है और मुसलमानों को खोज के मारने लगती है, पीटने लगती है, हत्याएं करने लगती हैं। यानी बड़े पैमाने पर हिंदुओं और मुसलमानों की हत्याएं की गई थी। लेकिन फिर भी सर सैयद अहमद खान ब्रिटिश सरकार का पूरा सहयोग करते हैं। उस क्रांति में सर सैयद अहमद खान के अनेक सहयोगी और अनेक रिश्तेदार भी मौत के घाट उतार दिए गए थे। परंतु सर सैयद अहमद खान 1857 की क्रांति के विरुद्ध वो ब्रिटिश सरकार का पक्ष लेते हैं, वो ब्रिटिश सरकार का समर्थन करते हैं, क्योंकि उनका मानना होता है कि ब्रिटिश शासन कभी समाप्त नहीं हो सकेगा। सर सैयद अहमद खान का यह मानना था कि ब्रिटिश शासन कभी समाप्त नहीं हो सकेगा, इसलिए हमें ब्रिटिश शासन से किसी प्रकार की दुश्मनी नहीं करनी चाहिए और इस देश में कोई ऐसी राजनीतिक शक्ति पैदा नहीं हो पाएगी जो ब्रिटिश सरकार का दमन कर सके। यही कारण था कि वह ब्रिटिश सरकार के हिमायती थे, ब्रिटिश सरकार के प्रशंसक होते हैं। वह चाहते थे कि हम लोग ब्रिटिश सरकार का सहयोग करें। उन्होंने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का साथ दिया था, जिसके कारण ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर सैयद अहमद खान को आर्थिक मदद प्रदान की। लेकिन सर सैयद अहमद खान ने किन्हीं कारणों से इस मदद को अस्वीकार कर दिया। उन्होंने ब्रिटिश सरकार की यह मदद न ली, यह पुरस्कार की राशि स्वीकार नहीं की। जैसा कि के दामोदरन कहते हैं, के दामोदरन यह एक इतिहासकार होते हैं। के दामोदरन का कहना है कि सर सैयद अहमद खान ने 1857 की क्रांति में ब्रिटिश सरकार को सहायता प्रदान की थी। ऐसा लगता है कि बाद में उनकी चेतना ने उन्हें झकझोर दिया। एक तरफ तो उन्होंने यह प्रयास किया कि मुसलमान अंग्रेजों का विरोध छोड़ दें, यानी कि एक तरफ उन्होंने यह प्रयास किया कि जो मुसलमान है वह अंग्रेजों को छोड़ दें। दूसरी तरफ उन्होंने ब्रिटिश सरकार से यह अपील की कि वह नीतियां बनाने में उदार हो जाए। तो इस तरह से हम देखते हैं कि सर सैयद अहमद खान ने दूरदर्शी विचारक की तरफ यह भांप लिया था कि यदि मुसलमानों के ऊपर राजद्रोह का कलंक मिटा दिया जाए और मुसलमानों को ब्रिटिश सरकार का हितैषी बना दिया जाए तो ब्रिटिश मुस्लिम एकता का रास्ता साफ हो जाएगा और मुस्लिम जमात पर ब्रिटिश सरकार की कृपा दृष्टि बरसेगी। तो यह उनकी दूरदर्शिता थी कि उन्होंने ब्रिटिश सरकार के पक्ष में लिखना शुरू किया और मुसलमानों को प्रेरित करना शुरू किया कि वो ब्रिटिश सरकार का साथ दें। और इसी को ध्यान में रखकर उन्होंने 1858 में द केसेस ऑफ इंडियन रिवोल्ट पुस्तक लिखी थी। 1858 में द केसेस या कॉजेज ऑफ इंडियन रिवोल्ट पुस्तक लिखी थी और इस पुस्तक में उन्होंने क्रांति के कारणों पर प्रकाश डाला था। इस पुस्तक में उन्होंने क्रांति के विभिन्न कारणों पर प्रकाश डाला था। उन्होंने इस पुस्तक में यह बताया था कि 1857 की क्रांति हुई क्यों, क्या कारण थे। उन्होंने अपनी इस पुस्तक में द केसेस ऑफ इंडियन रिवोल्ट में विभिन्न कारणों को स्पष्ट किया था। पहला कारण था कि ब्रिटिश सरकार अनुचित विधि का निर्माण करती है और यह अनुचित विधि लोगों के द्वारा स्वीकार नहीं की जाती है। यह समय परिस्थितियों के और सामाजिक परंपराओं के अनुकूल नहीं होती है।
यह एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। भारतीय जनता ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों को एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, जिसका परिणाम क्या होता है? असंतोष। वह ब्रिटिश सरकार से ईर्ष्या करने लगते हैं, द्वेष करने लगते हैं, क्योंकि नीतियां या नियम कानून उनके परंपराओं, उनके रीति रिवाजों के विरुद्ध बनाई जाती हैं। तो ब्रिटिश सरकार समय समय पर अवैधानिक नीतियां बनाती हैं जो जनता को पसंद नहीं होती है या जनता को स्वीकार नहीं होती है। फिर वह कहते हैं कि ब्रिटिश शासक जनता के विभिन्न समस्याओं के प्रति अनभिज्ञ हैं। जनता के प्रति विभिन्न समस्याओं के प्रति अनभिज्ञ हैं। सैयद अहमद खान कहते हैं कि ब्रिटिश सरकार को यह नहीं पता है कि जनता क्या चाहती है, जनता के दृष्टिकोण क्या है, जनता की मानसिकता क्या है, जनता की विचारधाराएं क्या है, जनता की विभिन्न समस्याएं क्या है। तो ब्रिटिश सरकार जनता की विभिन्न समस्याओं से दूर है, जनता की विभिन्न समस्याओं से दूर है, अनभिज्ञ है। वह जनता के मन स्थिति को भाप नहीं पाती है और इसी कारण वह समायोजन नहीं कर पाती है। ब्रिटिश सरकार जनता के साथ समायोजन नहीं कर पाती है और समायोजन न कर पाने का कारण होता है कि सरकार और जनता के बीच दूरी, और सरकार और जनता के बीच जितनी अधिक दूरी बढ़ेगी उतना ही अधिक असंतोष पैदा होगा। यानी कि जनता और सरकार के बीच संवाद न स्थापित हो या संप्रेषण न स्थापित हो, तो इससे जनता और सरकार के बीच दूरी बढ़ती जाएगी, जिसका परिणाम क्या होगा? एक विस्फोट होगा, एक क्रांति होगी। फिर सैयद अहमद खान कहते हैं कि सरकार सुशासन की तरफ ध्यान नहीं देती है, यानी कि सुशासन के प्रति अवहेलना भी एक कारण था। 1857 की क्रांति के विरुद्ध है। 1857 की क्रांति का एक बहुत बड़ा कारण सुशासन के प्रति अवहेलना था। ब्रिटिश सरकार नागरिक क्षेत्रों में कार्य करने में असफल रही, सैनिक क्षेत्रों में कार्य करने में असफल रही, राजनीतिक क्षेत्रों में कार्य करने में असफल रही, आर्थिक क्षेत्रों में कार्य करने में असफल रही, आर्थिक क्षेत्रों में कार्य करने में असफल रही। वह केवल कर लगाती थी, जनता को कुछ प्रदान नहीं करती थी। तो ये विभिन्न कारण होते हैं कि नागरिक क्षेत्रों में, सैनिक क्षेत्रों में, राजनीतिक क्षेत्रों में, आर्थिक क्षेत्रों में असंतोष उत्पन्न हो जाता है। और ये सभी अपने असंतोष या अपने दुख का कारण किसको मानते हैं? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मानते हैं, अंग्रेजों को मानते हैं। इसीलिए यह अंग्रेजों को हटाने के लिए, अंग्रेजों को भारत से निकालने के लिए क्रांति कर देते हैं। सर सैयद अहमद खान चौथा कारण बताते हैं कि सेना का कुप्रबंधन। यह बताते हैं कि सेना का कुप्रबंधन, ब्रिटिश सरकार ने सेना पर ध्यान नहीं दिया और जिससे कि सैनिक भी असंतुष्ट हो जाते हैं। जैसा कि यूरोपीय और भारतीय सैनिकों के बीच काफी भेदभाव किया जाता था। यूरोपीय सैनिकों को अच्छी सुविधाएं दी जाती थी, भारतीय सैनिकों को कम सुविधाएं दी जाती थी। जो पैदल सेना में सिपाही होता था, जो भारतीय होते थे, उनको पैदल सेना में रखा जाता था और भले ही वह भारतीय योग्य हैं, उनको घुड़सवारी सेना में नहीं रखा जाता था, उच्च पदों पर नहीं रखा जाता था। जहां पैदल सैनिक को 7 रुपए मात्र वेतन मिलता था, वहीं घुड़सवारी सैनिक को 27 रुपए वेतन मिलता था। यानी कि 27 रुपए और 7 रुपए, इतना का अंतर होता था। जो यूरोपीय सैनिक होते थे उनको रहने के लिए आवास उपलब्ध किए जाते थे, लेकिन भारतीय सैनिकों को खुले आसमान के नीचे छोड़ दिया जाता था। तो सेना का कुप्रबंधन था, जिसके कारण सैनिक ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध हो जाते हैं और सबसे पहले सैनिक क्रांति ही होती है। उसके बाद विभिन्न राजा महाराजा आकर सैनिकों के साथ संबद्ध हो जाते हैं, फिर नागरिक भी लोगों के साथ आ जाते हैं। इस तरह से यह चौतरफा क्रांति होती है और यह पहली संगठित क्रांति होती है, इसीलिए इसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम दिया गया था। और इसी तरह से वह कहते हैं कि शासक एवं जनता के मध्य संप्रेषण का अभाव, इनका यह कहना है। हालांकि इसको ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। शासक एवं जनता के मध्य संप्रेषण का अभाव, संप्रेषण का मतलब बातचीत, संवाद का अभाव। जनता और सरकार के बीच या ब्रिटिश शासक के बीच जो दूरी थी, वह दूरी भी एक बहुत बड़ा कारण था। फिर यह कहते हैं कि छठवां, फिर यह द केसेस ऑफ इंडियन रिवोल्ट में यह प्रकाश डालते हैं कि जो भारतीय थे उनको
विभिन्न जो विधान परिषदें होती हैं, परिषद में स्थान नहीं दिया गया था या परिषदों में प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया था, परिषदों में प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया था। जो परिषदें होती थी उसमें केवल यूरोपीय होते थे, यूरोपीय नागरिक होते थे, यूरोपीय अधिकारी होते थे, भारतीयों को स्थान नहीं दिया जाता था। तो इस तरह से भारतीय विधि निर्माण की प्रक्रिया से दूर हो जाते थे और यही कारण था कि 1857 की क्रांति होती है। इस तरह से सर सैयद अहमद खान ने अपनी पुस्तक द केसेस ऑफ इंडियन रिवोल्ट में यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि भारतीय मुसलमानों का अंग्रेजों के प्रति कोई विरोध नहीं था, बल्कि वे अंग्रेजों के प्रति निष्ठा का भाव रखते थे, मैत्री का भाव रखते थे, सहयोग का भाव रखते थे। यानी कि ये मुसलमानों और अंग्रेजों की कोई दुश्मनी नहीं थी। उनका कहना था कि जो मुसलमान विद्रोह में संबद्ध हो गए थे या विद्रोह करने लगे थे वह किसी गलत विश्वासों के कारण विद्रोहियों का साथ दिए या किसी दूसरे व्यक्ति के बहकावे में आ गए और इसीलिए उनके द्वारा 1857 की क्रांति की गई। यानी कि 1857 की क्रांति में मुसलमानों ने भी भारी संख्या में सहयोग किया था, मुस्लिम शासकों ने विद्रोह किया था। जैसे लखनऊ की बेगम हजरत महल ले सकते हैं, जैसे लखनऊ में बेगम हजरत महल और उनके पुत्र के नेतृत्व में यह स्वतंत्रता संग्राम लड़ा गया। फैजाबाद में मौलवी अहमद शाह के नेतृत्व में यह लड़ा गया। इसी तरह से यह क्रांति जो लड़ी गई थी भारत के सम्राट बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में लड़ी गई थी। तो यह सिद्ध करने में लगे हुए थे, सर सैयद अहमद खान यह सिद्ध करने में लगे हुए थे कि भारतीय मुसलमानों का अंग्रेजों से कोई विरोध नहीं था, उनको भड़काया गया है, वह गलत विश्वासों के कारण भड़क गए हैं, उनको गलत लोगों ने भड़का दिया है, लोग वह बहकावे में आ गए हैं। इसलिए उन्होंने क्रांति का समर्थन किया और क्रांति में विद्रोहियों का साथ दिया। तो वह कहते हैं कि जो मुसलमान हैं, जो अंग्रेजों से दूर हो गए हैं, उनको समझा बुझाकर फिर से अंग्रेजों के प्रति राजभक्ति उत्पन्न की जा सकती है, उनके बीच फिर से राजभक्ति हम उत्पन्न कर सकते हैं। इस तरह से सर सैयद अहमद खान मुसलमानों को अंग्रेजों के प्रति निष्ठावान बनाना चाहते थे और निष्ठा रहने का ही वह सुझाव देते थे ताकि ब्रिटिश सरकार के द्वारा मुसलमानों को अधिकांश सुविधाएं प्रदान किया जाए और ये हितैषी बने रहेंगे तो ब्रिटिश सरकार हमेशा मुसलमानों के पक्ष में ही नीतियां बनाती रहेगी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि सर सैयद अहमद खान ब्रिटिश शासन के प्रति काफी भक्ति भाव रखते हैं, वह ब्रिटिश शासन का सहयोग करते हैं क्योंकि वह जानते थे कि ब्रिटिश सरकार को कोई हटा नहीं पाएगा, यह लंबे समय तक या भारत में यही शासन करेगी और हम लोग इसी के अधीन रहेंगे और इसका विरोध करके हम जिंदा नहीं रह पाएंगे या हमारे प्राण और संपत्ति सुरक्षित नहीं रह पाएंगे। इसलिए इन्होंने ब्रिटिश शासन का समर्थन करना प्रारंभ कर दिया। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा सर सैयद अहमद खान का राष्ट्रवाद और हिंदू मुस्लिम एकता के संबंध में विचार। इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो में मैंने आपको सर सैयद अहमद खान के जीवन परिचय और उनके विभिन्न गतिविधियों के बारे में बताया और उनके विचारों के बारे में बताया। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।